अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अल्फ़ा डीके स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास इल्मी खुली हुई है, पेज नंबर आप देख लें। ये 2 चैप्टर में टॉपिक जो है वो रैंडमली बिखरा हुआ है, तो मैं जिस तरतीब से मैं आपको करवाऊँगी उसी तरतीब से आपने नोट कर लेना है। जो भी आप अपने पास नोट्स बना रहे हैं उनमें आपने लिखना है। तो बेसिक अल्फ़ा डीके प्रोसेस क्या है कि आपके पास अल्फ़ा जो है वो हीलियम का न्यूक्लियस है, हैविंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है। So if an alpha particle is emitted by nucleus, it loses 2 protons and 2 neutrons. So therefore अगर हम इसका प्रोसेस लिखें, ये रिएक्शन आप सबसे पहले लिखेंगे कि अगर आप अल्फ़ा डीके होता है तो एक न्यूक्लियस जो x having z number of protons and a number of nucleons will undergo z minus 2 and a minus 4, क्योंकि ज़ाहिर है 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स निकले तो a में से 4 माइनस होगा, z में से 2, तो ये साथ में हीलियम आ जाएगा। सो ये हमारा बेसिक या आप कह लो जनरल प्रोसेस जो है वो अल्फ़ा डीके का होगा, जिसको हम रिएक्शन की सूरत में इस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 23892 जब डीके होता है थोरियम में बाय एमिटिंग अल्फ़ा पार्टिकल, सो 92 से 90 बन गया और 238 से 234। सिमिलरली ये आपके पास रेडियम है जो कि अगेन थोरियम में कन्वर्ट होता है, अनदर आइसोटोप ऑफ थोरियम में, जो कि अल्फ़ा एमिट करता है। सो ये रिएक्शन है अनदर। द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 इज़ दिस ईयर्स, ठीक है, इट्स लाइक a billion years, and half life of radium is around 1000 years. Note that in both examples the mass number of the daughter element is 4 less than that of the parent nucleus, and the atomic number is reduced by 2. So this is like very obvious. To understand the process of alpha decay, first we will calculate the Q value of the nuclear reaction. ठीक है, जो अल्फ़ा डीके का रिएक्शन है इसमें हमें जो Q वैल्यू मिलती है वो क्या है। सो दिस इज द रिएक्शन एंड वी सपोज दैट द पेरेंट न्यूक्लियस X व्हेन इट एमिट्स द अल्फ़ा पार्टिकल, ये कहीं पर कुछ जा नहीं रहा था, ये कुछ नहीं कर रहा था, ये रेस्ट पे था। ठीक है, सो फ्रॉम रेस्ट इट एमिट्स अल्फ़ा पार्टिकल। सो जो न्यूक्लियाई बनेंगे, जैसे ये इसको पेरेंट न्यूक्लियस कह देते हैं हम, तो ये डॉटर न्यूक्लियस होगा और ये अल्फ़ा पार्टिकल होगा। तो ये दोनों न्यूक्लियाई यानी डॉटर न्यूक्लियस और अल्फ़ा पार्टिकल, ये ज़ाहिर है एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए ये दोनों मूव कर रहे होंगे। सो कहते हैं सपोज दैट एक्स इज़ एट रेस्ट। सो अब ये मोस्ट ऑफ द जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें हम टारगेट न्यूक्लियस को रेस्ट पे ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि अगर चूँकि एक्स जो है वो रेस्ट पे है, सो एम एक्स सी स्क्वायर जो है वो इसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी। ठीक है, एक्स की रेस्ट मास एनर्जी हमारे पास ये है। दिस रेस्ट मास एनर्जी हैज़ टू बी कन्वर्टेड ऑल टू द रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ द डॉटर एंड द अल्फा पार्टिकल, एंड ऑल्सो वट एवर काइनेटिक एनर्जी दे पोजेस आफ्टर द रिएक्शन, जिसके साथ वो फर्दर मूव करेंगे। सो जो भी एक्स की रेस्ट मास एनर्जी है that will be converted into y's and alpha particles rest mass energies plus their kinetic energies. ठीक है, सो आई होप क्या हमें पता है कि रेस्ट मास एनर्जीज जो हैं वो किसी भी बॉडी के पास इसलिए होती है क्योंकि उसके पास मास है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा इसको मासेस को एक साइड पे ले जाएं, मास एनर्जीज़ को एक साइड पे ले जाएं, तो ये मास एनर्जीज़ आ गई एक्स में से, दोनों माइनस हो रही हैं, और ये आ गई काइनेटिक एनर्जीज़। तो ये जो आपके पास दोनों साइड पे हमारी ये इक्वेशन बन रही है, इसको अलग-अलग हम यानी इसको भी हम कह सकते हैं Q वैल्यू है, और Q वैल्यू को इस तरह भी निकाल सकते हैं। यानी अगर आप सिंपली जो आपके पार्टिकल आपके प्रोडक्ट पार्टिकल है और जो दोनों प्रोडक्ट पार्टिकल हैं उनकी अगर आप काइनेटिक एनर्जी को यानी नोट डाउन कर लें तो ये भी आपकी Q वैल्यू है। और अगर आप ये देखें कि जो रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस माइनस द डॉटर एंड दी अल्फ़ा पार्टिकल, जो भी हमारे न्यूक्लियाई बने हैं उनमें से, सो इसके टूटने से जो दो न्यूक्लियाई बने हैं इन दोनों की रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस ले लें तो ये भी Q वैल्यू के इक्वल है। सो ये बाय डेफिनेशन Q वैल्यू की डेफिनेशन ये है कि वो आइदर इट इज़ दी difference of the rest mass energies of the product and the parent and the product,
and or it can be the total kinetic energy of the products, ठीक है. सो दिस इज सेपरेटली क्यू वैल्यू. ये दोनों चीज़ें यानी क्यू वैल्यू के बराबर हैं, यानी दोनों से आइदर वे से हम क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं. अब अगर इसी रिएक्शन के ऊपर जो हमने अभी ऊपर देखा है, अगर हम अप्लाई करें अपना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि जाहिर है जो दोनों पार्टिकल बनेंगे, अगर तो इनिशियली वो पार्टिकल रेस्ट पे था तो एक दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जाएंगे ना, तो एक पार्टिकल जो है वो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एक तरफ चला जाएगा, दूसरा एग्जैक्टली उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. सो कंसिडरिंग दैट हमारा इनिशियली एक्स जो था वो रेस्ट पे था, तो उसका मोमेंटम ज़ीरो है, और पी वाई और पी अल्फ़ा जो हैं इन दोनों के मोमेंटम ऑपोजिटली डायरेक्टेड होंगे, और यानी इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. यहाँ से पी वाई पी अल्फ़ा के बराबर होगा, पी वाई स्क्वायर इज़ पी अल्फ़ा स्क्वायर, और हमें पता है कि मोमेंटम और एनर्जी का आपस में रिलेशन है ये. तो यहाँ पे एनर्जी को हम ज़ाहिर टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एनर्जी इज़ टी इक्वल पी स्क्वायर बाई 2m, हाफ एम वी स्क्वायर से ना ये रिलेशन आपके पास आ रहा है. तो यहाँ से आपके पास इन दोनों की वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा, और टी वाई आपके पास आ रहा है ये चीज़. पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी वाई इन इक्वेशन, जो आपकी क्यू वैल्यू वाली इक्वेशन थी 3.13, इसके अंदर आप टी वाई की वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके पास ये आ जाता है टी अल्फ़ा कॉमन निकालें, ये आ जाता है. तो यहाँ से टी अल्फ़ा को हमने सेपरेट करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप एम अल्फ़ा और एम वाई को हम कुछ एक जनरल सा उसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं. सो एम अल्फ़ा यानी मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल हम इन टर्म्स ऑफ मास नंबर लिख रहे हैं, सो इट्स 4, और जो मास ऑफ न्यूक्लियस वाई है वो a-4 हो जाएगा. वट एवर ए इज़ उसमें से वो 4 माइनस कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा आपके पास. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें यहाँ पर, ठीक है, ये कट जाएगा कुछ, और आपके पास आ जाएगा क्यू इज़ टी अल्फ़ा ए ओवर a-4. इसमें से टी अल्फ़ा को हमने सेपरेट करना है, तो ये सारी चीज़ उधर चली जाएगी, उधर जाके ये आपके पास आ जाएगा, और टी अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा. ये 3.14 इक्वेशन नंबर जो है आपके पास दे रही है अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी. सो नाउ अगर एक टिपिकल हम अल्फ़ा एमिटर की एग्जांपल लें, सो फॉर एग्जांपल हमने 238 पर यूरेनियम देखा था, हम कह लेते हैं लेट्स से 200 A200 वाले जो एलिमेंट्स है ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करते हैं. सो एक टिपिकल 200 मास नंबर का हम न्यूक्लियस लेते हैं जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर सकता है. सो अगर आप ये लेते हो, यानी 238 लेंगे तो उसमें तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना, 200 ये जो भी आपके पास ये चीज़ निकल के आ रही है ये थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी. लेकिन अगर आप जो है वो 200 ले रहे हैं, सो लेट्स से आपके पास 4/200 या 1/50 आ जाता है, और 1/50 0.02, 1 में 0.02 माइनस करें तो आपके पास आ जाता है क्यू वट एवर द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज़ टाइम 0.98. तो 0.98 जो है वो आपके पास मतलब ये क्या चीज़ है, टी अल्फ़ा है, अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ वट एवर द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, द होल रिएक्शन, which means the energy of not only alpha particle but also the product nucleus. So ये आपको वो proportion बता रहा है कि Q वैल्यू का 0.98% या 98 टाइम्स द Q वैल्यू जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल के पास होगी, और जो रेस्ट ऑफ द वैल्यू होगी 0.02 टाइम्स द Q वैल्यू. दिस विल बी द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस जो इसके साथ बनेगा TY. तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा पार्टिकल कैरीज काइनेटिक एनर्जी अबाउट 98% ऑफ द क्यू वैल्यू, एंड डॉटर न्यूक्लियस शेयर्स ओनली 2% ऑफ द क्यू वैल्यू. Thus this recoil energy of the daughter nucleus is not entirely negligible. So although it's very less 2%, क्योंकि ये डॉटर न्यूक्लियस जो है वो हैवी होगा तो इसके पास लेस एनर्जी होगी. हम मैसेज से ही हम यहाँ तक आए हैं ना, तो और अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी लेके वहाँ से निकलेगा. सो कहता है इवन दो इट्स वेरी स्मॉल इट्स नॉट एज स्मॉल. फॉर एग्जांपल कहता है क्यू वैल्यू ऑफ 5 MeV, अगर हम क्यू वैल्यू 5 MeV देखें तो उसमें से जो डॉटर न्यूक्लियस है उसके पास जो एनर्जी होगी 0.02 टाइम 5 MeV, 100 keV एनर्जी होगी. विद दिस एनर्जी this energy is far in excess that which binds atom in solids, and thus the recoiling nucleus, if it is near the surface of the radioactive source,
वो वहाँ से स्केप कर सकता है, ठीक है। यानी विद दिस स्मॉल एनर्जी इवन जो आपका डॉटर न्यूक्लियस है वो अपनी जगह से बाहर निकल आएगा, एटम्स को बाइंड रखने के से ज़्यादा है ये एनर्जी। If the alpha decay is part of decay chain, the recoiling daughter nucleus may be radioactive, and these recoil then can result in spread of radioactive material, ठीक है जी। With the help of magnetic spectrometer, kinetic energy of alpha particle can be determined directly, and hence Q value of the decay can be measured. So हम यानी Q value of the alpha particle का जो decay होता है उसमें जो Q value है वो mainly हम alpha particle की energy से ही measure करते हैं, क्योंकि 98% of the energy जो है वो alpha particle ही लेके आ रहा है, सो हम उसी से इसको मेजर करते हैं। बट द डॉटर न्यूक्लियस वाई इज़ सो शॉर्ट लिव दैट इट्स मास कैनॉट, तो हम ये नहीं बता सकते कि वो जो रिएक्शन हुआ होगा उसमें वाई क्या बना होगा। तो वाई का मास डिटर्मिन करने के लिए फिर हम जो है वो कहता है कि चूँकि इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डीके जो है वो पार्ट ऑफ अ चेन होता है। एक चेन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि अनलेस कि आप किसी स्टेबल न्यूक्लियस तक ना पहुंच जाए, रिएक्शन होता रहता है। सो अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, फिर मे बी बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, एंड अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, मतलब फर्दर अल्फा पार्टिकल की एक चेन होती है कि वो फिर से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, फिर एक छोटा न्यूक्लियस बन जाता है। सो एक चेन चलती रहती है अनलेस कि आप एक स्टेबल न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच जाते। तो अल्फा पार्टिकल किस यानी डॉटर न्यूक्लियस के साथ एमिट हुआ था, वो डॉटर न्यूक्लियस चूँकि शॉर्ट लिव्ड है, वी कांट रियली measure its mass। तो कहते हैं टू अवॉइड दिस इनडायरेक्ट मेथड इज़ यूज्ड इन विच Q वैल्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज़ मेजर्ड। वो हमें मेजर कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3.14 से जब Q वैल्यू हमें रिएक्शन पता चल जाएगी, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी पता चल जाएगी, सो हम A जो है वो पता कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियस था उसका A क्या था। सो रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड Q वैल्यू क्या है कि अच्छा ये आपके पास इट फाउंड दैट द Q वैल्यू, अब ये एम्पेरिकल है, ठीक है। ये जो भी हमारे पास रिलेशन आ रहा है ये कहीं से डिड्यूस नहीं हुआ, कोई हमने थ्योरी से नहीं पता चला, ये क्या है, ये एम्पेरिकल है। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि जो T हाफ है, हाफ लाइफ ऑफ द अल्फा एमिटर्स, जो भी न्यूक्लियाई अल्फा एमिट करते हैं उनका जो हाफ लाइफ है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Q वैल्यू of what? Q value of the reaction. So it means greater the Q value of the reaction, so it means greater the Q value of the reaction, less is the half life. so ये आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे एक ग्राफ के ज़रिए भी दिखाया गया है कि इस तरफ हमारे पास लॉग ऑफ टी हाफ है। टी हाफ का लॉग क्यों लिया है, क्योंकि ये ओवर छोटी सी यानी Q वैल्यू के डिफरेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा यानी ये वेरी कर रहा था, दैट इज़ 10⁻⁻10 से लेकर वहाँ 10⁻0 है, और 10⁻+10 है, 10⁻20 है, तो 10⁻20 ईयर्स, ठीक है, 10⁻20 ईयर्स और 10⁻9 ईयर्स, मिलियन ईयर्स, ज़ीरो से लेके मिलियन ईयर्स तक, मतलब इतनी एनर्जी के डिफरेंस में ये माइनस यानी 10⁻10 यानी मे बी एक नैनो सेकेंड के करीब की किसी वैल्यू से 10⁻20 ईयर्स तक चला जाता है। सो इसलिए यहाँ पे लॉग लिया गया है टी हाफ का। इस तरफ हमारे पास Q वैल्यू है। सो ये Q वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, अराउंड 4 MeV से लेकर 10 MeV तक, आप कह लो कि 9 समथिंग MeV तक जो है ये वैल्यू, मतलब एक टिपिकल अल्फ़ा एमिटर जो है वो ये यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, ये सारे रेडियम, रेडॉन, पोलोनियम वगैरह, सो ये सारे जो है यूजुअली 4 से लेके 8 तक आ जाता है, लेकिन 4 से लेके 9 तक भी कह लें, तो 4 से लेके 9 तक, 9 MeV तक जो है वो ये चीज़ जैसे ये चेंज होती है 4 से लेके 9 MeV, इतने एनर्जी के डिफरेंस के साथ आपके पास जो टाइम है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज़ होता है। कि अगर आप 4 MeV वाले पार्ट न्यूक्लियाई को देखें जो 4 MeV का अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करते हैं, या मतलब Q वैल्यू कह लो आप, ये Q वैल्यू चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल मोस्ट ऑफ एनर्जी लेके निकल रहा है, तो जब मैं इसको अल्फ़ा पार्टिकल एनर्जी कह रही हूँ तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वो थोड़ा सा एक प्रोपोर्शन उसका जो है वो वाई भी शेयर कर रहा होगा, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ शेयर्ड बाय अल्फ़ा पार्टिकल। सो अल्फ़ा पार्टिकल जब 4 MeV एनर्जी लेके निकलता है तो उसकी जो हाफ लाइफ है इट्स वेरी लॉन्ग। तो यानी वो पार्टिकल, वो न्यूक्लियाई जो कि लेस एनर्जी का अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करते हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं, या वो उनकी हाफ लाइफ ज़्यादा है। जैसे हमने यूरेनियम 238 की देखा कि अराउंड आई थिंक बिलियन ईयर्स थी जब हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा, तो
तो यानी और ये जो है आपके पास लेस एनर्जी के अल्फ़ा पार्टिकल मतलब मोर स्टेबल न्यूक्लियस, और जिन अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होगी वो जो है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होंगे, तो यानी उनके पास वो जल्दी डिके कर जाएंगे और अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाएगा। सो ज़्यादा एनर्जी के पार्टिकल मतलब लेस हाफ लाइफ, और लेस एनर्जी के पार्टिकल मिट हो रहे हैं तो मतलब मोर हाफ लाइफ और स्टेबल न्यूक्लियस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम इसी का हमने इसको स्टडी करना है, हमने पढ़ना है कि आखिर क्यों ऐसा है कि ये लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। फर्दर ये कह रहा है कि दिस रिलेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ गाइगर-न्यूटन लॉ। तो गाइगर-न्यूटन लॉ जो है वो हम आगे जाके देखते हैं कि वो क्या है। सो ये उसी की एक फॉर्म है, या आप कह लो कि उसी को ऑल्टरनेटिवली बताया हुआ है कि टी हाफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। ये अब हम उसी बुक के पिछले चैप्टर पे आ गए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। आप पेज नंबर नोट कर लें। द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर डाटा ऑन अल्फा डीके। अब ये अगेन स्टडी हमने एम्पेरिकल स्टडी की है, जो भी डाटा हमारे पास न्यूक्लियर डीके से आया उससे हमें पता चला कि जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है वेरीज एक्सट्रीमली रैपिडली विद स्मॉल चेंजेस इन एनर्जी ऑफ अल्फा इमिटेड अल्फा पार्टिकल। सो ये डीके कांस्टेंट बेसिकली वो जो हमने टी हाफ पढ़ा है ये उसके साथ उसका रिलेशन है ना 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा, इस तरह का रिलेशन है ना एक। सो ये सेम ही बात है कि अगर आप कहो टी हाफ या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, दोनों जो है वो एक्सट्रीमली रैपिडली वेरी करते हैं जैसे जैसे अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसकी एनर्जी चेंज होती है। द लॉन्गेस्ट लिव्ड न्यूक्लियाई विद स्मॉल वैल्यू ऑफ गैमा एमिट लीस्ट एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल। लॉन्गेस्ट लिव है तो लीस्ट एनर्जी, हमने देखा था कि 4 MeV वाला जो है वो सबसे ज़्यादा यानी स्टेबल न्यूक्लियस है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है तो उसकी वैल्यू जो गैमा की वैल्यू है उसके लिए वो स्मॉल होगी ज़रा। टी हाफ खुद जो है वो लेमडा या इसको गैमा हम कह रहे हैं डीके कांस्टेंट, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमने देखा कि टी हाफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू ऑल्सो एंड इट्स ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। सो ये दोनों आपस में क्या होंगे फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये कि आपका जो लेमडा होगा वो उतना ही कम होगा जितनी कि क्यू वैल्यू कम है। सो लीस्ट जो क्यू वैल्यूज़ हैं उनके लिए आपके पास जो डिके की प्रोबेबिलिटी है, अब ये याद रखें कि गैमा के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या चीज़ है, डिके कांस्टेंट है। डिके कांस्टेंट को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके भी कहते हैं। इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम। सो probability of decay per unit time decreases या it's less for less energetic alpha particles and it is more for more energetic alpha particles। ठीक है, सो ये रिलेशन जो है जैसे हमने वो टी हाफ की फॉर्म में पढ़ा, अब यहाँ पे गैमा की फॉर्म में देख लेते हैं, तो ये सेम ही बात हो गई यहाँ पे। These empirical facts were first correlated by Geiger-Nuttall, तो इसको हम Geiger-Nuttall लॉ कहते हैं, Geiger-Nuttall रूल कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देम कहता है कि लॉग ऑफ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लॉग ऑफ गैमा प्लॉट किया था अगेंस्ट लॉग ऑफ आर। अब आर क्या चीज़ है, आर है अल्फ़ा एमिटर्स की अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज, कि ज़ाहिर है अगर अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज जितनी दूर तक हो जाएगा हम वहाँ से उसकी एनर्जी, आपको पता है ना क्लाउड चैम्बर इस तरह के हमारे पास चैम्बर्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव डिटेक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं कि जो भी रेडिएशंस आ रही हैं ये कितनी एनर्जेटिक हैं। तो ये हमारा अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो अगर जितनी देर तक या जितनी दूर तक हमारे डिटेक्टर के अंदर तक जाएगा वहाँ से हम उसकी रेंज हमें पता चल जाएगी, और उस रेंज से हम उसकी एनर्जी पता कर सकते हैं, यानी ग्रेटर द रेंज मोर इज़ द एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। सो ये यानी लॉग ऑफ गैमा को लॉग ऑफ आर के साथ जो है वो एक उन्होंने रिलेशन निकाला जो कि अगेन एम्पेरिकल है या एक्सपेरिमेंट से निकला है, और ये देखा गया कि लॉग ऑफ गैमा और लॉग ऑफ आर जो है ये प्रोपोर्शनल हैं विद बी एज अ ये मतलब ये स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है ना, तो ये बी जो है वो उसका क्या होगा, स्लोप नहीं होगा, बी क्या होगा मतलब एक कांस्टेंट होगा ना जो कि 0 पॉइंट बता रहा होगा कि कहाँ पर वो लाइन जो है वो यहाँ पे आके हिट हो रही है। सो ये यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, बहरहाल। सो ये एक स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन बन रही है आपके पास। सिंस E3/2 इज़ प्रोपोर्शनल टू आर, सो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस, सो आर इज़ दिस। सो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा, और यहाँ से आप वो जो के है उसको भी ए का हिस्सा बना दें, या अच्छा ये किया है कि लॉग ऑफ के बना दिया है, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो या आपने क्या किया कि इसको फर्दर एक बी डैश कह दिया है एक कांस्टेंट, ठीक है,
सो आपके पास log ऑफ लेमडा आ रहा है ए डैश विच इज़ नाउ मॉडिफाइड लाइक दिस log ऑफ ई और बी डैश। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि log ऑफ लेमडा इज़ इक्वल टू log ऑफ ई। मतलब ये अगेन ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल हैं। सो मतलब ग्रेटर द एनर्जी ग्रेटर द डिके कांस्टेंट और द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके एंड वाइस वर्सा, कि अगर लेस होगा तो लेस डिके की प्रोबेबिलिटी होगी। और अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी कंडीशन ऑफ अल्फा डिके MPC स्क्वायर यानी पेरेंट न्यूक्लियस का जो रेस्ट मास एनर्जी है इट इज़ इक्वल टू द डॉटर न्यूक्लियस रेस्ट मास एनर्जी प्लस द अल्फा पार्टिकल रेस्ट मास एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी। सो ये चीज़ हमने अभी देखी थी। बट when the disintegration of the nucleus is energetically possible, all the nuclei in the radioactive substance do not disintegrate immediately। ये हमें पता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक पॉसिबिलिटी है रेडियो एक्टिविटी में ख़ास तौर पे, तो हर न्यूक्लियस जो है जो कि एक पॉसिबिलिटी है या ये उसकी हाफ लाइफ है, तो वो सब न्यूक्लियस उस टाइम पे डिके हो जाएंगे। This is due to the fact that for a radioactive nucleus a potential barrier exists which in space। अच्छा, यहाँ पे एक फर्दर अब देखेंगे हम कि एक फर्दर चीज़ है जो कि इस रिएक्शन को होने से प्रिवेंट करती है, एंड दैट इज़ द पोटेंशियल बैरियर। अब अगर आप पोटेंशियल बैरियर को देखें, अब ये हम जो है वो ग्राफ देख रहे हैं। इस ग्राफ में आप कह लो कि इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी है और ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। किसका डिस्टेंस? अब ये यहाँ पे हमारा पड़ा है न्यूक्लियस और ये रहा अल्फ़ा पार्टिकल। सो अल्फ़ा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। सो यानी फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट पर अल्फ़ा पार्टिकल है तो दिस मच एनर्जी है, ठीक है। इसी तरह जब ये इसके करीब आता जाएगा तो इस आप देख रहे हैं कि जैसे इसके करीब आ रहा है ये अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी या कूलम बैरियर जो है वो अराइज होता है और ये कूलम बैरियर की हाइट है। सो जब ये दोनों एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे होते हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल है और ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इस पॉइंट पर जो हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है वो मैक्सिमम होता है। अब ये हम उल्टा आपको बता रहे हैं, तो अगर आप इसको मतलब दूसरी तरह देखें कि अगर यहाँ पे आपके पास एक न्यूक्लियस है और उसमें अल्फ़ा पार्टिकल उसमें से बाहर निकलना है, तो सिमिलरली आपको उस अल्फ़ा पार्टिकल को ये सारी चीज़ ओवरकम करके बाहर आना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे चलें उसके पास कोई अट्रैक्टिव पोटेंशियल है जो कि न्यूक्लियर पोटेंशियल है और उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू है V0। लेकिन एट दिस पॉइंट जब वो बेयरली वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पर मतलब यहाँ से इस पॉइंट तक आने के लिए यहाँ से जब वो इस पॉइंट तक आ जाएगा देन इट्स ईजी, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल विल बी रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियस, तो यहाँ से इस डाउन हिल मतलब ईजीली वो आ जाएगा। लेकिन वंस इट इज़ इनसाइड द न्यूक्लियस हाउ विल इट गो फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, और उसके बाद वो नीचे आएगा। तो पहले तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ पे कैसे आया। ये क्वेश्चन क्यों है इसको हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि दिस हाइट दैट वी टॉकिंग अबाउट, दिस हाइट विद पॉजिटिव 0 से लेके यहाँ तक ये कितनी है। पहले हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये जो अल्फ़ा पार्टिकल एनर्जी लेके निकल रहा है, कितनी एनर्जी लेके निकल रहा है। फॉर ऑल द अल्फ़ा मीटर्स हमने देखा कि एनर्जी 4 से लेकर 9 MeV तक वेरी कर रही है। तो क्या ये जो एनर्जी है ये 4 से लेकर 9 MeV तक ही है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल के पास तो एग्जैक्टली इतनी मतलब इस रेंज की एनर्जी है। तो क्या वो इस रेंज की एनर्जी के साथ यहाँ से बाहर निकल सकता है? पहले हम देखेंगे कि एनर्जी कितनी है, ये एनर्जी क्या है। सो इसके लिए हम ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब निकाल लेते हैं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पर जहाँ पे ये बेयरली दूसरे को टच कर रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। सो इस पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस है हम कह रहे हैं कि लेट्स से ये आपका डिस्टेंस जो है वो क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस है, लीस्ट डिस्टेंस है ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो इट इज़ 3 × 10⁻⁻14 मीटर। इसको आप पुट करेंगे अपने पोटेंशियल एनर्जी वाले पोटेंशियल जो कूलम पोटेंशियल है बैरियर उसके फार्मूला में। सो आर की वैल्यू ये पुट करेंगे 10⁻⁻14 मीटर, या के पास z इंटू जेड ऑफ अल्फ़ा एंड जेड ऑफ पी होगा ना। तो जेड ऑफ अल्फ़ा आपके पास आ गया 2, यानी उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, और जेड ऑफ पी -2। तो ये जो भी पेरेंट न्यूक्लियस है उसमें से 2 जो है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 अल्फ़ा पार्टिकल लेके निकल गया प्रोटॉन्स। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। ZP-2 को हमने ऐसे कह दिया क्योंकि हमने 4 को इग्नोर कर दिया, मतलब बेस्ड ऑन के Z2ZP जो है वो 4 के मुकाबले में बहुत बड़ा है। हियर Z इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, तो R जो है वो डिस्टेंस है, पोटेंशियल बैरियर है,
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। सो यूरेनियम 238 के लिए कहता है हम निकाल लेते हैं, ले जेड हम यूरेनियम 238 का पुट कर दिया, 92 है तो 90 हो जाएगा ना, क्योंकि जेड जो है वो हमने जेड में से 2 माइनस कर दिया। अच्छा, बाय द वे मतलब जो भी अभी तो आपने चूँकि ये एग्जांपल ले ली तो यहाँ पे ये तो हमने जनरल लिया था ना, तो अब एग्जांपल ले ली तो जेड पी में से 2 माइनस कर देंगे तो 90 आ जाएगा यहाँ पे। सो 2 और ये वैल्यू आपने ई की पुट कर दी और इसी तरह आर की वैल्यू पुट की, तो 26 MEV आपके पास निकल के आ रहा है। यानी ये जो आपके पास बैरियर है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस बैरियर इज़ 26 MEV। और हमने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है उनके पास 4 से लेके 9 MEV तक एनर्जी है। सो अल्फ़ा पार्टिकल एग्जैक्टली व्हेन इट इज़ इनसाइड द न्यूक्लियस और वो बाहर आना चाहता है, इट हैज़ टू डू सम मैजिक टू कम आउट, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो इसके पास ये एनर्जी नहीं है जो जितनी एनर्जी को ये ओवरकम करके बाहर आ रहा है। सो ये तो यहाँ पे हमें फिर ज़ाहिर है क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ आपने यहाँ से पढ़नी है, ये सारी चीज़ आपने यहाँ से पढ़नी है। सो यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल ने बाहर निकलना है या हम अल्फ़ा पार्टिकल को बाहर से अंदर लेके जा सकते हैं। और ज़ाहिर है अब यहाँ पे एक रिपल्सिव पोटेंशियल का मतलब है कि आप किसी अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ से ये इसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक रिपल्सिव पोटेंशियल है। और वरना तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो अगर कूलम बैरियर ना होता तो ये बिल्कुल इसके अंदर, अगर आप एक अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड करते तो ये इसके अंदर चला जाता। तो ये कूलम बैरियर जो है एक रिपल्सिव बैरियर है जो कि अल्फ़ा पार्टिकल को उसको अप्रोच करने से रोकता है। और जाहिर है वंस इट्स अल्फ़ा पार्टिकल इज़ इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज़ अट्रैक्टिव पोटेंशियल V नॉट, वट एवर द वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल इज़। हमने जैसे हीलियम के लिए पोटेंशियल की वैल्यू देखी भी थी। सो V नॉट की वट एवर वैल्यू जो है वो हो, उसके लिए अल्फ़ा पार्टिकल जब इनसाइड है तो वो एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल के अंदर है। According to classical mechanics, the alpha particle could exist inside the potential well with the kinetic energy equal to E alpha minus V, ठीक है। E अल्फ़ा ये वाली एनर्जी है और V जो है वो आपके पास जो है वो वट एवर द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जहाँ पे भी अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो आपके पास है इसके अंदर, ठीक है। सो V वो एनर्जी होगी जो अल्फ़ा पार्टिकल की करंटली है। यदि 4 MEV है तो यहाँ पे होगा, मतलब 9 MEV थोड़ा ऊपर होगा, मतलब 0 से लेके ऊपर जितनी भी अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी है। ये हम आगे जाके हमने पूरा वो जो वो आपका है डेरिवेशन उसमें भी देखेंगे। सो दिस इज़ दी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट इनसाइड दी पोटेंशियल वेल विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मच, वेयर E अल्फ़ा इज़ दी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। सो ये जो भी 4 MEV एनर्जी लेके वो निकलेगा और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी अल्फ़ा पार्टिकल एंड V जो है वो आपका आई थिंक E अल्फ़ा जो है वो आपका 4 MEV वगैरह होगा और V जो है वो हमारा पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है। वट एवर द पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे 26 MEV जो पोटेंशियल बैरियर है वो ये होगा और ये 4 MEV है। The maximum value of potential energy curve correspond to the value of kinetic energy which the alpha particle must have according to classical mechanics to get into the nucleus from outside or to escape from the inside. So ये जो भी इसका डिफरेंस है वो वैल्यू होगी जो कि या तो उसके पास होनी चाहिए बाहर निकलने के लिए या अंदर दाखिल होने के लिए। दिस मैक्सिमम वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन अबाउट 26 MEV फॉर यूरेनियम के लिए, जैसे हमने निकाला है कि 26 MEV होनी चाहिए या इससे बड़ी। दी यूरेनियम 238 हाउएवर इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल विद एनर्जी ऑफ 4 MEV। तो इसी सबसे स्टेबल अल्फ़ा एमिटर है, या आप कह लो कि अल्फ़ा एमिटर की इसकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा है और ये सबसे लो एनर्जी का अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है, जबकि इसकी पोटेंशियल जिसको ओवरकम करना है अल्फ़ा पार्टिकल ने बाहर निकलने के लिए, इट इज़ 26 MEV। क्लासिकल मैकेनिक्स प्रोवाइड्स नो सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, दैट इज़ how does the alpha particle with energy 4 MeV can overcome a potential value of 26 MeV, nor it can account for the extremely large variation of half life corresponding to small changes in energy, ठीक है। स्मॉल चेंजेस इन एनर्जी 4 से लेके 9 MEV तक, हाफ लाइफ जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर से लेके सेकंड्स या नैनो सेकंड्स तक चेंज हो जाती हैं। ये इसका क्लासिकल मैकेनिक्स कोई जवाब नहीं है क्लासिकल मैकेनिक्स के पास, ना ही इस बात का कोई जवाब है कि 4 MEV अल्फ़ा पार्टिकल एनर्जी पोजेस करते हुए 26 MEV को के बैरियर को कैसे ओवरकम करके बाहर निकल रहा है। द एस्केप ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स में भी जो पर्टिकुलर हमारा टॉपिक है दैट इज़ shows that there is often a small but finite probability for the occurrence of the event, which are
normally absolutely forbidden by classical mechanics. This unique quantum phenomena is known as tunnel effect. You are familiar with it. तो tunnel effect को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो डेरिवेशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल की जो थ्योरी है उसकी डेरिवेशन करेंगे, जो मैथमेटिकल है। अच्छा, उसके बाद कंडीशंस फॉर अल्फ़ा डिके ये सारी आपने देख लेनी है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियर नंबर यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर जो है ये कंजर्व रहना चाहिए। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी अल्फ़ा पार्टिकल और वट एवर द अदर न्यूक्लियसेस दे विल गो एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, ठीक है, तो ये रिलेशन मास एनर्जी कंजर्वेशन का है। अल्फ़ा पार्टिकल एनर्जी क्या है, वो अल्फ़ा पार्टिकल एनर्जी हमने देखी कि इन केस ऑफ यूरेनियम ये इन्होंने निकाली हुई है अल्फ़ा पार्टिकल एनर्जी 4.27 MeV, ठीक है। तो ये क्यू वैल्यू का रिलेशन, ठीक है। मास ऑफ पैरेंट न्यूक्लियस, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, अल्फ़ा पार्टिकल का मास सारे को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यू वैल्यू को निकाला है फ्रॉम दी मैसेज, डिफरेंस ऑफ द मैसेज, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। तो ये आपके पास 4.27 आ रही है एनर्जी इसकी। फर्दर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं और हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में दी गैमॉस असम्पशन या गैमॉस थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डिके। सो ये सारी गैमॉस थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डिके है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं।